नमस्कार बच्चों, साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज फिर हम मैथ्स के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके मैथ्स में दो पार्ट्स होते हैं। 40 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं और उसके बाद फिर जो दूसरा है पार्ट वो सब्जेक्टिव टाइप का आता है। तो आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं बच्चों जो वीक स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनके कम से कम 50% तक नंबर आ जाते हैं इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है संख्या 3825 के अभाज्य को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य मतलब ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जो किसी और के टेबल पे ना जाते हो। मतलब अब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं जो किसी और पे विभाजित नहीं होती, अभाज्य। तो यानी जैसे है हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे 11 है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे थोड़ा स्पीडली करने के लिए कि सबसे पहले तो पीछे क्या है, 5 है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपका ये 5 पर तो जाएगा ही। 3825 5 पर देखो आप, 5 7 35, 3 गए, 5 6 30, 5 5 25। फिर है 5 5 एकम 5 2 5 5 25, फिर 5 3 15। अब आप देखो ये 3 है पीछे और ये 15 है, तो 3 पर जा रहा है। 3 पर करेंगे, 3 5 15। फिर से किस पर जाएगा, 3 एकम 3 3 7 21। अब 17 क्या है, 17 जो है वो अभाज्य संख्या है। तो अब इसके और फैक्टर नहीं हो सकते, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। या यूँ लिख सकते हो 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 17। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है। उसके बाद आपका आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका 5 प्लस 5 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। क्या बताना है हमें, परिमेय या अपरिमेय। तो इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ बताना है। तो आप इसमें देखो अंडरस्टूड है कि ये 5 क्या है, अभाज्य संख्या, और इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, वर्गमूल। तो जब भी अभाज्य संख्या के ऊपर वर्गमूल है तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय है। अब अपरिमेय संख्या को किसी भी संख्या से गुना करें या भाग करें या उसमें कुछ जोड़ें या घटाएं, तो वो आपका क्या होता है, पूरा का पूरा अपरिमेय होता है। इट मीन्स आपके सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है क्या है, अपरिमेय। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, 336 और 54 का HCF ज्ञात कीजिए। 54 आपका इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ 64। मुझे भी लग रहा है कि 64 होगा, 54 नहीं होगा। 336 और 64 का क्या ज्ञात करना है आपको, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो 336 की आप क्या बनाओगे, गुणनखंड बनाइए। गुणनखंड क्या आएंगे, किस पर जाएगा, ये 2 पर, 1 6 8, फिर 2 पर 8 4, फिर 2 पर 4 2, फिर 2 पर 21, फिर 3 पर 7, ये आ गया आपका 7। इसी तरह 64 के बनाएंगे,
2 पर क्या आया 3 32, फिर आया 16, फिर आया 8, फिर आया 4 और फिर क्या होगा 2। अब आप देखो 336 के जो फैक्टर हुए 1 2 3 4, 2 की पावर 4, इसके बाद 3 और 7, और इसमें क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या आया 64, क्या आया 2 की पावर 6 और कुछ नहीं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है महत्तम समवर्तक, तो इसमें पावर कितनी है 4, इसमें कितनी है 6, तो आपके पास कॉमन कौन सी चीज हो गई 4, यानी 2 4 बार आ गया, इसमें भी 2 4 बार आ गया, तो आपका जो महत्तम HCF है वो क्या होगा 2 पावर 4, इट मीन्स 2 2 2 2, यानी 4 दूनी 8 16, आपका आंसर क्या हुआ 16। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दी हुई है हमें 64 और नीचे दिया हुआ है आपका 455। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, हमें बताना है। इसकी जो डेसिमल है वो क्या आ रहा है शांत है या अशांत। अब शांत है या अशांत, हमने क्या करना होता है, सबसे पहले तो अगर ये कटता है तो काटो, कटता तो है नहीं, तो अब आपके पास यहाँ से जो इसका हर है डिनोमिनेटर है वो है 455, इसके अब गुणनखंड बनाइए भाज्य, किस पर जाएगा 5 9 1, फिर किस पर जाएगा ये आपका आएगा 91 है, तो अब देखिए ये ना तो 2 के टेबल पे जा रहा है ना ही 5 के, तो अब आप देखो अगर आपका हर जो है वो क्या आ रहा है 5 की पावर 1 बन रहा है और 91, ये क्या है आपका ना तो इसके फैक्टर 2 बन रहे हैं, 2 की पावर बन रहे हैं, ना ये 5 पे जाता है ना ही 2 पर जाता है, तो इसका मतलब हर जो है अगर आपके पास हर 2 की कुछ पावर हो या 5 की कुछ पावर है या ये दोनों हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर x y कुछ भी, तभी वो शांत होता है, अदरवाइज क्या होता है अशांत। तो आपका 4th क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है अशांत। पांचवा क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति किसमें करनी है, द्विघात समीकरण 7x की 2 माइनस 3x प्लस 1 के शून्यकों का योग, क्या ज्ञात करना है शून्यकों का योग डैश है, शून्यकों का योग डैश है। अब शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, ये हमारी समीकरण है। अगर हम इसको देखें तो आपका x² के साथ जो लिखा होता है वो क्या होता है a, जो x के साथ लिखा होता है वो क्या होता है b, और जो नेक्स्ट होता है वो क्या होता है c +1। तो हमारे पास इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे -b, माइनस तो लगाना ही है। अब b की वैल्यू क्या है -3, a क्या है 7, ये रहा माइनस माइनस प्लस, तो आपका 3/7, तो आपका आंसर क्या हुआ 3/7 है, यानी योग जो है वो 3/7।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्रमशः क्या कह रहे हैं, शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1/3 और तथा गुणनफल क्रमशः 1/3 व -1/3 हो तो द्विघात समीकरण आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4, वो उनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपको क्या लिखा हुआ है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः। अब क्रमशः का मतलब क्या होता है कि अगर योग पहले लिखा हुआ तो इट मींस ये पहले वाला योग है और गुणनफल बाद में लिखा हुआ तो ये गुणनफल है। अब आप ध्यान से देखिए, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण x² माइनस समीकरणों शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। x² माइनस शून्यकों का योग क्या था, 1/3 इंटू एक्स प्लस -1/3, तो आप ब्रैकेट लगाओगे -1/3, शून्यकों का गुणनफल -1/3 इक्वल टू 0। अब आप इसका 3 एलसीएम लोगे, 3 इसके नीचे 1 है तो 3x² माइनस 1x, इट मीन्स ओनली x लिख सकते हैं, प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। तो ये जो 3 है आपका वो दूसरी तरफ जाकर 0 हो जाएगा, 0 × 3 0। यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, 3x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें है बहुपद कहा गया है, बहुपद है, समीकरण नहीं कहा गया। तो यहाँ पर क्या है, द्विघात बहुपद, बहुपद के अंदर यहाँ इक्वल टू में 0 नहीं होता कभी भी, तो ये आपका 0 0 कैंसिल, ये भी 0, और ये जो नीचे वाला 3 है आपका ये मल्टीप्लाई 3 हो जाता है। जो आपके ये फ्रैक्शन में आते हैं तो क्या करते हैं हम, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एलसीएम वैसे ही सोल्व करना है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो बहुपद आपका क्या बन गया, 3x² माइनस x माइनस 1। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन क्या आया, 3x² माइनस x माइनस 1, ये ऑप्शन है आपका आंसर जो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। रैखिक समीकरणों का युग्म, रैखिक समीकरणें दी गई हैं 5/3 x प्लस 2y इक्वल टू 8, पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण दी गई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, संगत है या असंगत। अब हमें क्या बताना है, संगत या असंगत। बच्चों इसमें 3 चीजें होती हैं, संगत, असंगत और अविरोधी। हमें क्या करना होता है, जैसे ये है हमारा a1 क्या है 4/3, ये क्या है b1 है 2, c1 क्या है 8, ये c1 होता है। a2 क्या है 2, b2 क्या है 3 और c2 क्या है 12। हमें ये बताना है कि ये संगत है या असंगत। सबसे पहले हमें चेक करना है a1/a2 क्या है, b1/b2 की वैल्यू क्या आ रही है और c1/c2 की वैल्यू क्या आ रही है। a1 4/3,
नीचे A2 अपॉन A2 2, तो ये 2 के नीचे कुछ नहीं है 1, 4/3 इंटू 1/2, ये क्या हो गया, तो ये आपका आंसर क्या आया 2/3। फिर B1 अपॉन B2 क्या है 2/3, और C1/C2 क्या है 8/12, इसको काट दिया, 4 दूनी 8, 4 दिए 12। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए A1/A2 भी 2/3, ये भी और ये भी, यानी तीनों ही क्या है इक्वल है। तो इट मीन्स हमारा जो आंसर है यहाँ पर ये क्या है संगत। अब संगत तब होगा जब ये तीनों इक्वल होंगे, और असंगत कब होगा जब ये तीसरा बराबर ना हो, पहले दो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर ना हो। और अविरोधी कब होगा जब पहले दो ही बराबर ना हो, जब पहले दो बराबर नहीं है तो हमें तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं होती। तो 7th क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है संगत। अगला है रैखिक समीकरण दिए गए हमें दो, उसमें हमें उसके चरों के मान दिए गए हैं। जैसे आपका रैखिक समीकरण है s माइनस टी इक्वल टू 3, s/3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6 का हल है। अब ए ऑप्शन में दिया हुआ है हमें s दिया हुआ 3, ए ऑप्शन में s की वैल्यू 3 और t दिया हुआ है 5। डी ऑप्शन दिया हुआ है S6, T दिया हुआ है 9। फिर सी ऑप्शन में S दिया हुआ है 9 और T दिया हुआ है 6, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है S5 और T इक्वल टू 3। हमें क्या बताना है, हमें यहाँ लिखा हुआ है कि ये समीकरण है का हल है, कौन सा ऑप्शन जो है वो हल है। अब आपने क्या करना है, अगर हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास इसका जो शॉर्टकट मेथड है वो क्या है, शॉर्टकट मेथड कि हम जो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो हमें लगता है कि ये ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शंस को इसमें दोनों समीकरणों में क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, वैल्यू को इसमें रख देंगे s की भी t भी। अगर दोनों ही समीकरणों में हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, हमारा वो ऑप्शन सही है। अब जैसे s की वैल्यू क्या है 3 और t क्या है -5, 3 - 5, ये तो माइनस का गया। सबसे बड़ा देखो यहाँ पर 6 - 9, ये भी 3 माइनस का आ गया। 9 और 6, 5 और 3, इन दोनों में से एक हो सकता है। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ये नहीं हो सकता। 9 और 6, 9 और 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो अपन पहली समीकरण में हमने पुट किया 9 - 6 क्या आ गया 3। इसी जब इसमें सही आ रहा है तो अब हम दूसरी में भी चेक करेंगे। 9/3, 6/2, 3 और ये 3 + 3 क्या आ गया 6। तो इसमें भी 6 आ गया, दोनों साइड्स इक्वल हो गए। तो यानी हमारा ऑप्शन जो है वो सी, ये ऑप्शन आपका सही है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8th क्वेश्चन का जो ये जो आपका था वो 8th ही क्वेश्चन था, 7th तो हम पहले ही हो चुके हैं। तो अब अपन जो 9th क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दिया है 6x की 2 -x - 2 इक्वल टू 0। इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बच्चों गुणनखंड ज्ञात करने तो आपको आते ही हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो आप देखोगे कि ये सीरीज सही ढंग से उचित ढंग से लिखी होनी चाहिए। पहले x², फिर x, फिर बिना x1। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × -2 क्या आ गया -12। तो अब हमने दो ऐसे फैक्टर, अब माइनस में आई मल्टीप्लाई, यानी एक फैक्टर जो है एक गुणनखंड प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। फिर हम क्या देखेंगे कि बीच में क्या है
माइनस, अब बीच में माइनस है तो अब दो गुणनखंड बनेंगे, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग हैं तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ माइनस, क्यों होगा वो उसके साथ माइनस, क्यों यहाँ माइनस है, अगर यहाँ प्लस होता तो बड़े के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस। अब 12 के फैक्टर देखेंगे हम पहले, तो 12 गुना 1, फिर 6 गुना 2, तीसरा 4 गुना 3, उसके बाद 12 आ गया फिर से वही आ जाएगा, 4 गुना 3 के बाद अब आगे क्या बनेगा, 2 गुना 6 बन जाएगा, फिर से वही, या आप यूँ कह सकते हैं 1 2 3, इसके बाद यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 3, या रिपीट हो गया 4 गुना 3 3 गुना 4, तो यानी हमारे फैक्टर क्या बने 4 और 3। अब 4 और 3 ये माइनस का बनेगा और ये प्लस का, तो आपका क्या आएगा 6x की 2 माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, कॉमन निकालेंगे हम पहले, क्या आ रहा है कॉमन, x क्या बना बोलिए, उसके बाद x के साथ क्या आ रहा है 2, क्योंकि ये भी 2 के टेबल पे है ये भी 2 पे, 3x माइनस 2, उसके बाद यहाँ कुछ कॉमन नहीं, इट मीन्स 1 3x माइनस 2। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो ये ब्रैकेट्स है वो सेम होनी चाहिए, अगर ये सेम नहीं आ रही है इट मीन्स आपने कुछ गलत किया है। तो अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आया 3x माइनस 2, यहाँ क्या बच गया, जब हमने ये चीज़ बाहर निकाली तो यहाँ बचा 2x और ये क्या रहा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, 2 उधर जाके प्लस का हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। इसी तरह x की वैल्यू यहाँ क्या आएगी माइनस 1, x क्या आ गया माइनस 1/2। तो आपका आंसर, इसके जो गुणनखंड है वो क्या, हमें क्या निकालना है कि इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड, तो ये आपके गुणनखंड क्या हुए 2/3 और माइनस 1/2। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x की 2 प्लस kx प्लस 3, 3x की 2 प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल समान हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब मूल समान हो, मूल समान हो तो हमें क्या निकालना, क्या है k की वैल्यू निकालनी है। मूल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास कैसे पता लगता है कि मूल निकालने हैं, तो हमें क्या निकालना होता है विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट, तो d निकालना है हमें पहले। d का फॉर्मूला क्या होता है d² माइनस 4ac। अगर हमारे पास मूल समान है तो इसका मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई 0। अब यहाँ हमारे पास क्या होगा, a क्या है 3, b क्या है k और c क्या है 3। उसके बाद वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम, b² k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a 3 गुना 3 c और इक्वल टू में क्या था 0, k² 4 3 12 12 3 36, k² क्या आ गया 0 प्लस 36, उधर जाके हमारे पास k² की वैल्यू क्या है 36। अब हमारे पास इसमें ऑप्शन है k की पावर 2 रहा है वो 36 है, हमें तो k फाइंड करना है, तो ये यानी 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। अब बच्चों आप गलती क्या करते हो, यहाँ पर सिर्फ 6 आंसर देखते हो कि यहाँ तो है नहीं,
चलो इनमें से कोई नहीं है तो प्लस माइनस 6 लिखा हुआ है, नहीं, जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तब हमारे पास वो प्लस माइनस ही आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम प्लस का 6 लेते हैं उसका स्क्वायर करेंगे तब क्या आएगा 36, 6 गुना 6। माइनस का 6 लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा -6 मल्टीप्लाई -6, माइनस माइनस प्लस और 6 मल्टीप्लाई 6 36। तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन जो है वो क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा ए। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए ऑप्शन, ए आंसर है आपका। नेक्स्ट है 12वां, पी के किन मानों के लिए दो समीकरणें दी गई हैं कि समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये कई बार सब्जेक्टिव में 2 नंबर का भी आ जाता है। P के किन मानों के लिए, अब आपकी जो समीकरणें हैं वो है x + y + 1 = 0। दूसरा है 4x + py + 8 = 0। समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। अब मैंने आपको संगत, संगत, अद्वितीय या यूँ कह दें कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये सब एक ही चीजें हैं। अद्वितीय हल कब होता है? अद्वितीय हल होता है जब हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमारी कंडीशन होती है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यहाँ से अब हम देखें a1 क्या है, a1 1, b1 1, c1 1। हमें बताना है कि p की वैल्यू क्या होगी, हमें बताना क्या है, p की किस वैल्यू के लिए अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल की कंडीशन लिख दी, a1 b1 c1 की वैल्यू लिख दी। c1 तो हमें चाहिए ही नहीं वैसे। a2 क्या है 4, b2 क्या है p और c2 क्या है 8। चलो अब हम ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करते हैं। 1/4 नॉट इक्वल टू 1/p। तो आप नॉट इक्वल नहीं है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। p को 1 से करेंगे p, 4 को 1 से करेंगे 4, और यहाँ बीच में साइन क्या है 4। p नॉट इक्वल टू 4, यानी p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, ताकि सबके लिए वो किस वैल्यू के लिए, वो कह रहे हैं कि p की किस वैल्यू के लिए अद्वितीय हल होगा। तो p की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो वो 4 अद्वितीय हल होगा, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ 4 ही रख दिया हमने तो ये क्या बन गया, देखो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये नॉट इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। तो ये तो असंगत बन गया ना। तो p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है आपकी। नेक्स्ट है 13th, ये आपका था 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है आपका, उसमें AP दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है आपको 4, AP है ये क्वेश्चन नंबर 13। 4, 1, -2, -5, सर्वंतर लिखिए। सर्वंतर निकालना है हमें। ये हमारी पहली संख्या है, a1 क्या है 4, a2 क्या है 1। अब सर्वंतर क्या होता है, d a2 - a1, 1 - 4, 1 - 4, 4 में से बन गया 3, लेकिन ये बड़ा है 4, इससे पहले माइनस का साइन है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस। अब ये AP पहले से ही हमें कहा हुआ है कि AP तो हमें और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही अंडरस्टूड है कि वो इक्वल ही आएगा सारा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका -3।
नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति की। रिक्त स्थान की पूर्ति, उसमें भी क्या दिया हुआ है, एपी ही दी हुई है आपके 14वें क्वेश्चन में। एपी 5, 12, 19 डैश का 14वां पद, एपी दी हुई है 14वां पद क्या है। तो हमें पहले क्या दिया हुआ है, A1 5 है, A2 क्या है 12 है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, D 12 माइनस 5 यानी 7। हमें कौन सा पद निकालना है, 14, यानी A14 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 13B। AN क्या होता है, A प्लस A यानी A1 प्लस N माइनस 1D। अब आप खुद सोच के देखो, N क्या होता है, जो वैल्यू निकालिए 14वां पर, A14, यहाँ 14 रखेंगे। A1 14 माइनस 1 13, तो यहाँ मैंने लिखा 13D। फिर A1 की वैल्यू पुट करोगे 5, 13, D क्या है 7, 5 प्लस 91, 13 7 91, 91 प्लस 5 96। आपका आंसर क्या आ गया, 96, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका आंसर क्या आ गया, 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, पहले 50 प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। 50 प्रकृत संख्याएं कौन सी होती है, नेचुरल नंबर। प्रकृत संख्याएं काउंटिंग जो है हमारी 1 2 3 4 अनलिमिटेड। उसने कितनी संख्याएं कही, 50 तक, 50 प्रकृत संख्याओं का योग। अब आप ध्यान से देखो, 1 2 3, एक का ही तो डिफरेंस है। ये क्या है, प्रकृत संख्याएं क्या है, एपी है। एपी है तो ए क्या है, A1 1, A2 क्या है 2, तो D क्या हुआ 2 माइनस 1। अब हमें 50 प्रकृत संख्याओं का योग क्या करना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1b। n क्या है 50/2 2a, a यानी A1 क्या है 1 है, n 50 है, S 50 निकाल रहे हैं हम, 50 माइनस 1 49, D कितना था 1 था। अब ये काट दो, क्या आया 25, तो 25 इंटू 2 प्लस गुना 1 2 और प्लस 49 गुना 1 49, तो ये क्या आ गया आपका 51। 49 प्लस 2 51। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 एकम 25 25 5 125 और 5 130, तो आपका आंसर क्या आ गया 1305। तो बच्चों आज की हमारा क्वेश्चन था 15वां क्वेश्चन था। ये 15वां क्वेश्चन का जो हमें कहा गया था कि 50 प्रकृत संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमारा योगफल S50 जो आया 1305। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगले आपके इसमें 40 क्वेश्चन हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। तब तक अलविदा।